पांचों राज्यों के चुनावी रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं पर कोई आगे चल रहा है तो किसी को झटका भी लग रहा है और सबसे ज्यादा जो जिक्र है, जो निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा। बंगाल में टीएमसी का फूल मुरझा गया है। बड़ी जानकारी, शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अब जिस तरह से देखिए तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी के सीएम पिछड़ गए। पहली बार लड़े एक्टर विजय की पार्टी तमिलनाडु में नंबर 1 पर है। असम में हेमंता की वापसी तय मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है, जहां बंगाल में टीएमसी का फूल मुरझा गया और बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिख रहा है। शाम को बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी जाएंगे, जिसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही पश्चिम बंगाल को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आ रही थी। केरलम तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पिछड़ गए हैं और विजय थलापति जिस तरह से आगे चल रहे हैं, जो अपनी बढ़त बनाई है, उन्होंने काफी ज्यादा उनके घर में आसपास जो खुशियों का माहौल है साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन टीएमसी को एक बड़े झटके के तौर पर ये रुझान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से देखें टीएमसी काफी पीछे होती जा रही है और बीजेपी लगातार रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में पिछड़े सीएम पहली बार एक्टर विजय की पार्टी तमिलनाडु में अपनी बढ़त बनाई। असम में हेमंता की वापसी तय मानी जा रही। तीसरी बार असम में हेमंता वापसी करेंगे। जो जोरदार प्रदर्शन है बीजेपी का देखने को मिल रहा है 3 राज्यों में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ललित आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ बिल्कुल। अभी क्या कुछ अगर दिल्ली का जिक्र करें, क्या तैयारियां देखने को मिल रही, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, शाम को पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, क्या तैयारियां हैं? चलिए एक बार फिर से ललित से संपर्क करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। ददीबल जी, अब जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे, कहीं ना कहीं जो क्लियरिटी है कहीं कहीं राज्यों में मिलने लगी है। असम का जिक्र करें तो असम में जो पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी नजर आ रही, क्योंकि तीसरी बार कमबैक कर रही है बीजेपी यहाँ पर और अपनी सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों के हिसाब से बीजेपी काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए है। पिछली बार से ज़्यादा सीटें असम में बिल्कुल आ रही हैं। भारतीय जनता मतलब जो एनडीए है जी, तो अपने आप में साफ दिख रहा है। एक सरकार तो उनकी बन ही रही है, लेकिन सीटें भी बढ़ी हैं, तो ये एक अच्छी बात है उनके लिए भी। और असम में बहुत सीधी सी बात थी कि इस बार जिस तरह से कांग्रेस छोड़ करके और दूसरे जो छोटे दल थे वहाँ से निकल के लोग जिस तरह से इसमें आए भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने उसका फ़ायदा उसको मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो असम में साफ साफ उसका असर दिख रहा है। और बदरुद्दीन का कोई ख़ास असर नहीं है। गोगोई बहुत कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली ने उनको गोगोई को वहाँ छोड़ दिया अकेले जो है चक्रव्यूह में, और वो जूझते रहे वहाँ। दिल्ली के कुछ नेता जो गए भी तो वो अपना असर नहीं दिखा पाए। वो आपको ट्रेंड में दिख भी रहा है। 7 सीटें कांग्रेस के पास आ जरूर रही हैं, लेकिन कोई बहुत करिश्मा करने की स्थिति में वहाँ कांग्रेस बची नहीं थी। जिस तरह से शुरू में गठबंधन को लेकर के कांग्रेस ऊहापोह में फंसी रही, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत देर से कैंडिडेट्स फाइनल हुए इनके, और उन सब का असर उनको साफ दिखा। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ ज़्यादा बेहतर पोजीशन में दिख रही है। और फिर से अब शुरुआत में खबर आ रही थी कि वहाँ शायद हेमंत बिस्वा शर्मा को ज़्यादा फाइट मिल रही थी जी, लेकिन अभी क्या स्थिति है वो देखने वाली बात है। पर बीजेपी पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, साफ दिख रहा है। उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं एनडीए की। बिल्कुल। अब अनिल जी, यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि बीजेपी जिस तरह से रुझानों में आगे चल रही है, तो जनता ने बीजेपी को चुना है या दूसरे को नकार दिया, यानी कि ये जीत है या विरोधी की हार है? देखिए, हम इसे किसी भी तरीके से इसका
समीक्षा कर सकते हैं। जी। अगर कोई हार रहा है, दूसरा उसके सामने जीत रहा है, तो दोनों ही फैक्टर है। जो हार रहा है उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी है, और जो जीत रहा है विकल्प जनता उसको दे रही है। जो अभी जिस तरह के परिणाम हैं, जी। देखिए ये नेक टू नेक फाइट नहीं है। काफ़ी पिछड़ गई है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, और बीजेपी उससे काफ़ी आगे चल रही है। तो ऐसे में ये तो ऐसा लगता है कि चुनाव के परिणाम पहले से परिलक्षित होने लगे थे जी। और वो साफ दिख रहे हैं। तो मन लोगों ने बना लिया था कि, और जो वोट परसेंटेज है वो भी कोई बीजेपी के और टीएमसी के वोट में 5 या 6% का फर्क था पिछली बार भी। जो ददीबल जी ने पहले कहा कि सीटों में वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, जो आप देखेंगे 2021 में दीदी की 200 से ज़्यादा सीटें आ गई थी, और 2016 में उनके पास जो है बीजेपी की 3 ही सीटें थी, हालांकि तब भी उनकी वोट परसेंटेज थी। पर कांग्रेस धीरे धीरे जितनी कमज़ोर हुई और उसका लाभ बीजेपी को मिला, और तृणमूल कांग्रेस के भी वोट बैंक में उस पार्टी का चाहे इंटरनल फाइटिंग हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे भाजपा की अपनी चुनावी रणनीति हो, चाहे निष्पक्ष चुनाव का माहौल हो, कई सारे फैक्टर मिलकर काम करते हैं। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंट लग रही थी। और मैंने जैसे कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने सुबह ही तय कर लिया कि वो शाम को आएंगे, इसका मतलब उन्हें इस बात का पक्का भरोसा है अपने सूत्रों से और माहौल से और इंटेलिजेंस एजेंसियों से। सब सरकार के पास तंत्र होता है कहीं ना कहीं कि इस बार उनकी वापसी हो रही है, इसलिए वो भाजपा दफ्तर आ रहे हैं। अब मुझे लगता है 1 और 2 अगर ममता की सीटों को आप देखें अभी के तक के रुझान में, तो जो उनका 2021 का चुनाव परिणाम था उससे वो लगभग 1/3 पर पहुंच गई है। बिल्कुल। और बीजेपी उससे 2.5 गुना आगे बढ़ गई है जो उनका पिछली बार की सीटें थी। तो ये देखते हुए अब कोई मतलब मुश्किल लगता है कि कोई चमत्कार हो। अभी जैसे ददीबल जी कह रहे थे कि कर्नाटक में ऐसा हुआ था कि पहले बीजेपी बहुत आगे थी, लेकिन वहाँ नेक, जो आप देखेंगे ददीबल जी, नेक टू नेक फाइट थी, इतना फर्क वहाँ नहीं था। 5 या 10 सीटों का अंतर होता है रुझान में, तो चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन 80 और 160 का जब रुझान में फ़र्क होता है, या 170 हो जाए, तो फिर कैसे आप उसको पलटेंगे? मुझे उसके आसार कम लगते हैं। तो ये तो भाजपा की जीत है, और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पश्चिम बंगाल देखिए, अगर आप इतिहास में जाएं तो भारतीय जनसंघ जब 1952 में बना था, तो उसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे। तो बंगाल वो कांग्रेस छोड़कर जनसंघ में आए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपके पास आऊंगी और भी आगे जानकारी लूंगी, लेकिन ललित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और भी तमाम जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जी ललित। देखिए, आज तकरीबन 12 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, और अब जो एक तरीके से कहा जाए कि जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ा बहुत ही इधर उधर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य जीतती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी जीत बंगाल की है, जहां पर 150 प्लस में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चल रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। प्रेम जी, कैसे देख रहे हैं आप बंगाल में, कि बंगाल की जीत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से हर राज्य में सुशासन स्थापित करती है, और बंगाल जिस दुर्दशा का शिकार था, सिंडिकेट राज था, टोलाबाजी थी, महिलाओं की असुरक्षा का भाव था महिलाओं के बीच में, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा चल रही थी, तो बंगाल की जनता उबी हुई थी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जिताने का उसको अवसर मिला, उसने प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देना तय किया, और उसको जो है मत में जो है कन्वर्ट करके दिखाया। कई सारे मुद्दे आपने रखा थे, घुसपैठ आपने रखा था, सीमा की सुरक्षा आपने मुद्दा रखा था, इसके अलावा महिलाओं को 3,000 रुपए देने का मुद्दा आपने रखा था। क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जिसने सबसे ज्यादा बंगाल की जनता को प्रभावित किया है? सबसे अधिक परेशान तो घुसपैठियों से वहाँ की जनता थी। जितना डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, उससे लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ रहा था। महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की जितने राज्य है वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। नारी वंदन अधिनियम बिल अगर पारित हो जाता तो सामान्य घरों की महिलाओं को जो है विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व मिलने का अवसर होता, उसको भी बाधा बनकर जो है ममता बनर्जी रुका। तो स्वाभाविक तौर पर एक रोष जो है वो महिलाओं के बीच में ममता बनर्जी और टीएमसी के प्रति जागृत हुआ। और एक सवाल मैं आपसे तमिलनाडु से लेना चाहूंगा। टीवी के जिस तरीके से उभर कर सामने आई है, सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है,
क्या कहेंगे तमिलनाडु की जनता की इस मैंडेट को लेकर? उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। विजयकांत को जो है समर्थन दिया वहाँ की जनता ने, तमिलनाडु की जनता ने। लेकिन जो है एनडीए की भी सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है और डीएमके का पतन हुआ है। क्या दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी जिस ग्रोथ की उम्मीद कर रही थी वो फिलहाल मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए पुडुचेरी में तो हमारी सरकार बनी, दूसरी बार बनी है। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में सरकार बनना तय है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार है और केरल में भी हम हर बूथ तक पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तो है। असम में कांग्रेस पार्टी के जो नंबर हैं वो कोई 22 से 26 के आसपास हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने खराब परफॉर्म किया? देखिए असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत का हैट्रिक, जहाँ पर 30% से अधिक माइनॉरिटी वोट है और माइनॉरिटी अपीसमेंट ही जो है कांग्रेस का मौलिक विचार है। तो कांग्रेस पार्टी का वहां फिर से हारना इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि अब जो है हिंदू जनता भी जागरूक हो गई है और मुस्लिम तुष्टीकरण को, घुसपैठियों के लगातार विस्तार को स्वीकार नहीं करेगी। तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जया, आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस लिहाज से सोच रही है उसका साफ तौर पर कहना है तो तमिलनाडु में हुए बदलाव को भी स्वीकार कर रही है, साथ ही वो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से असम की जीत है उसको भी बता रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में उत्साह है, बस अब इंतजार है कि नतीजे जो अभी फिलहाल रुझान में है वो फाइनल हो। बिल्कुल, और ये जो रुझान है वो नतीजों में किस तरह से बदलते, तब्दील होते, कितना उतार चढ़ाव आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।